हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एजुकेशनल अड्डा। दोस्तों, हम लोग एडुटेरिया के 7500 क्वेश्चन वाले बुक को डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें अब तक हम लोगों ने टोटल सेट नंबर 12 को डिस्कस कर लिया है। आज हम लोग सेट नंबर 13 को डिस्कस करेंगे। अगर आपने हमारी पहले की वीडियोज़ को नहीं देखा है, उसे देख लीजिएगा। चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब कर बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए, ताकि हमारी आने वाली सारी महत्वपूर्ण वीडियोज़ आप तक सबसे पहले पहुँच सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। आज के सेट का पहला प्रश्न है कि इस प्रकार का तत्व ऊष्मा एवं विद्युत का कुचालक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गैर धातु या फिर अधातु। अधातु तत्व जो है वह ऊष्मा एवं विद्युत का कुचालक होता है। इसका एग्जाम्पल अगर देखें तो कार्बन, बोरॉन, सिलिकॉन, सल्फर, नाइट्रोजन, ये सभी अधातु का उदाहरण है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, गैर धातु। अगला प्रश्न है, किसी गैस को द्रव में बदलने के लिए कौन सी स्थिति सबसे अनुकूल होती है? तो दोस्तों, किसी भी गैस को द्रव्य में बदलने के लिए उच्च तापमान और कम तापमान की स्थिति अनुकूल होती है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, उच्च दबाव और कम तापमान। अगला प्रश्न है, प्रतिचुंबकीय पदार्थ की चुंबकीय प्रकृति कैसी होती है? तो दोस्तों, प्रतिचुंबकीय पदार्थ की चुंबकीय प्रकृति हमेशा ऋणात्मक होती है। ये पदार्थ चुंबकीय क्षेत्र में रखे जाने पर क्षेत्र की विपरीत दिशा में मामूली रूप से चुंबकीय होने के तरह काम करता है। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ऋणात्मक होती है। अगला प्रश्न है, जैव सुरक्षा पर कार्टाजेना प्रोटोकॉल का मुख्य उद्देश्य क्या है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, जीवित संशोधित जीवों के सुरक्षित संचालन और उपयोग के लिए नियम एवं प्रक्रिया स्थापित करना जैव सुरक्षा पर कार्टाजेना प्रोटोकॉल का मुख्य उद्देश्य रहा है। ठीक है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा प्रद्विन्यास ह्रासमान चालकता के क्रम में किया जाता है? यानी कि चालकता का घटता क्रम पूछ रहा है। तो सबसे ज़्यादा चालकता किस में होती है? तो सबसे ज़्यादा चालकता चांदी में होता है, उसके बाद तांबा, फिर एल्युमिनियम और फिर इस्पात। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पॉलीथिलीन ग्लाइकॉल का उपयोग किस प्रकार के अपमर्जक के निर्माण में होता है? तो दोस्तों, पॉलीथिलीन ग्लाइकॉल का उपयोग अनआयनिक अपमर्जक यानी कि नॉन आयनिक अपमर्जक के निर्माण के रूप में होता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अणुओं की गतिज ऊर्जा का बढ़ता हुआ क्रम है। तो दोस्तों, अणुओं की गतिज ऊर्जा किसमें सबसे ज़्यादा होती है? जिसके अणुओं के बीच का जो स्पेस होता है सर्वाधिक होता है, उसमें सबसे ज़्यादा अणुओं की गति होती है, और जिसमें स्पेस सबसे कम होता है उसमें सबसे कम अणुओं की जो गतिज ऊर्जा है वो होती है। तो सबसे कम जगह किस में होता है? तो सबसे कम ठोस में होता है, फिर द्रव्य में और फिर गैस में। तो सबसे ज़्यादा जो गति करेगा वो गैस में करेगा, फिर द्रव्य में, फिर ठोस में। तो इसका जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठोस, फिर द्रव और फिर गैस। गैस में सबसे ज़्यादा गति ऊर्जा जो है वो अणुओं की गतिज ऊर्जा होती है। अगला प्रश्न है, नर में शुक्राणु जनन का नियमन किसके द्वारा किया जाता है? तो दोस्तों, नर में शुक्राणु जनन का नियमन एंड्रोजन के द्वारा किया जाता है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, एंड्रोजन। अगला प्रश्न है, इन्फ्लुएंजा का विषाणु है, इन्फ्लुएंजा जिसे हम लोग फ्लू के नाम से भी जानते हैं, तो इसका विषाणु कौन सा होता है? तो इसका विषाणु होता है ऑर्थोमिक्सो विषाणु। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ऑर्थोमिक्सो विषाणु। दोस्तों, इन्फ्लुएंजा यानी कि फ्लू हो जाता है तो क्या होता है, किस अंग को प्रभावित करता है यह? तो यह हमारे नाक, गला, फेफड़ा को संक्रमित करता है। ठीक है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है, वह औषधि जिसका प्रयोग अवसाद के नियंत्रण के साथ साथ अति तनाव के नियंत्रण में होता है कहलाती है? तो वह कौन सा औषधि है दोस्तों, जो कि अगर हमारा तबीयत खराब हो जाता है तब भी, या फिर अगर हम बहुत स्ट्रेस में रहते हैं तो उस स्ट्रेस को नियंत्रित करने के लिए भी प्रयोग में लाया जाता है? तो वो औषधि है इक्वेनील। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। दोस्तों, इक्वेनील जो है यह एक ट्रैंक्विलाइजर दवा है। क्या है? ट्रैंक्विलाइजर दवा। ठीक है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जठर निरोधक पेप्टाइड का कार्य होता है। दोस्तों, जठर निरोधक पेप्टाइड का कार्य होता है, जठर यानी हमारा पेट जो है,
जठर स्राव की गतिशीलता को रोकना। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस ऊतक में पुनरुद्धावन की अत्यधिक क्षमता पाई जाती है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, उपकला ऊतक में। अगला प्रश्न है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया का अंतिम उत्पाद होता है। तो दोस्तों प्रकाश संश्लेषण की क्रिया का अंतिम उत्पाद ग्लूकोज और ऑक्सीजन होता है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ऑक्सीजन। यहाँ ग्लूकोज दिया हुआ रहता तो ग्लूकोज भी इसका आंसर होता। ग्लूकोज और ऑक्सीजन प्रकाश संश्लेषण का अंतिम उत्पाद होता है। अगला प्रश्न है, लैंगिक जनन का उत्पाद सामान्यतः उत्पन्न करता है। तो दोस्तों लैंगिक जनन का उत्पाद सामान्यतः नए आनुवांशिक युग्म जिसमें विभिन्नताएं होती है, यानी कि नए बीज का उत्पादन करता है, उत्पन्न करता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, नए आनुवांशिक युग्म जिसमें विभिन्नताएं आती हैं। ठीक है। अगला प्रश्न है, ग्रहणी की उपकला द्वारा स्रावित कोलेसिस्टोकानिन नामक जठरान्विक हार्मोन क्रमशः किस अंगों को उसके स्रावों का विसर्जन करने के लिए सक्रिय करते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अग्नाशय और पित्ताशय। अगला प्रश्न है, मेगास्थनीज के अनुसार मौर्यकालीन समाज में स्त्रियों की दशा के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो दोस्तों मेगास्थनीज के अनुसार मौर्यकालीन समाज में स्त्रियों की जो दशा थी वो विधवा पुनर्विवाह की अनुमति थी, ये सही होगा। सत्ताधारी वर्ग में बहुविवाह का बढ़ता प्रचलन था, ये भी सही था। सम्राट के अंगरक्षकों के रूप में उनकी नियुक्ति की जाती थी, यानी सम्राट के अंगरक्षक के रूप में स्त्रियों की नियुक्ति की जाती थी, तो ये भी सही है। तलाक की अनुमति नहीं थी, ये गलत हो जाएगा, क्योंकि दोस्तों तलाक की भी अनुमति थी। तो अगर यहाँ रहता कि तलाक की अनुमति थी तो वो सही होता, लेकिन यहाँ की तलाक की अनुमति नहीं थी, तो ये गलत हो जाएगा। इसका जो सही होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1, 2 और 3। अगला प्रश्न है, दक्षिण भारत में सर्वप्रथम एक विस्तृत साम्राज्य का निर्माण किसने किया था? दोस्तों दक्षिणी भारत में सर्वप्रथम एक विस्तृत साम्राज्य का निर्माण 9वीं शताब्दी से 13वीं शताब्दी के बीच तमिल चोल शासकों के द्वारा किया गया था। यह अत्यंत शक्तिशाली हिंदू साम्राज्य का निर्माण किए थे। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, चोल। ठीक है। अगला प्रश्न है, किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की सभ्यता के बारे में सूचना दी गई है? तो दोस्तों यह ऋग्वेद में प्राचीन वैदिक युग के सभ्यता के बारे में सूचना दी गई है। इसमें प्रारंभिक वैदिक काल के धार्मिक और सामाजिक जीवनों के बारे में ज़्यादातर जानकारी मिलती है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ऋग्वेद। अगला प्रश्न है, गोल गुंबद के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पूछ रहा कि कौन सा कथन सही नहीं है। चलिए देखते हैं। पहला है, गोल गुंबद कर्नाटक के बीजापुर जिले में स्थित है, तो ये बिल्कुल सही है दोस्तों, गोल गुंबद कर्नाटक के बीजापुर जिले में स्थित है। उसके बाद है दूसरा, यह गुंबद आदिल शाही राजवंश के संस्थापक यूसुफ आदिल शाह का मकबरा है, तो ये गलत हो जाएगा। दूसरा है, इस गुंबद का निर्माण गहरे स्लेटी रंग के बेसाल्ट पत्थर से किया गया है, तो ये बिल्कुल सही है। दूसरा है, यह विश्व का दूसरा सबसे बड़ा मकबरा है, तो ये भी सही है। इसमें से गलत कौन सा है? तो गलत सिर्फ 2 है। इसका सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, केवल 2 गलत है। अगला प्रश्न है, अपनी शक्ति को समेकित करने के बाद बलबन ने कौन सी भव्य उपाधि धारण की थी? तो दोस्तों बलबन ने, गयासुद्दीन बलबन अपनी शक्ति को समेकित करने के बाद, यानी अपनी शक्ति को सशक्त करने के बाद उन्होंने जिल्ले इलाही यानी कि ईश्वर की छाया का उपाधि धारण किया था, और उसने लोगों से राजा को ईश्वर का प्रतिनिधित्व भी बताया था, यानी कि नियाबत ए खुदाई के रूप में उन्होंने राजा को सबके सामने प्रतिनिधित्व किया था। तो इसका जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जिल्ले इलाही। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस पुस्तक को दारा शिकोह ने लिखा था? तो दोस्तों दारा शिकोह के द्वारा कौन सी पुस्तक लिखी गई थी? तो मजमा उल बहरीन और सिर्रे अकबर, ये पुस्तक दारा शिकोह के द्वारा लिखा गया था। साथ ही दोस्तों उन्होंने उपनिषदों का फारसी में भी अनुवाद करवाया था। तो इसका जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मजमा उल बहरीन। अगला प्रश्न है, रानी रुद्रमा देवी का संबंध किस राजवंश से था? तो दोस्तों रानी रुद्रमा देवी का संबंध
काकतीय वंश से था। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। रानी रुद्रमा देवी काकतीय वंश की एक प्रसिद्ध शासिका रही थी। अगला प्रश्न है, भारत के किस भाग में आसफाजाही राजवंश के निजामों का शासन था? तो आसफाजाही राजवंश के निजामों का शासन दक्कन प्रांत के हैदराबाद में था। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, दक्कन प्रांत। दोस्तों यह एक मुस्लिम राजवंश था। अगला प्रश्न है, यांडूब की संधि के परिणाम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, यांडूब की संधि प्रथम आंग्ल वर्मा युद्ध में वर्मा की पराजय के बाद हुई थी। तो ये बिल्कुल सही है। दूसरा है, अंग्रेजों को 10 लाख पाउंड स्टर्लिंग का मुआवजा देने का वादा किया गया था। ये भी सही है। तीसरा है, ब्रिटिश व्यापारियों को सुरक्षा की गारंटी देने का वादा किया गया था। तो ये भी सही है। ये तीनों के तीनों कथन सही है और पूछ रहा है कि कौन सा कथन सही है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 1, 2 और 3 तीनों कथन सही है। अगला प्रश्न है, प्रथम भारतीय किसान स्कूल की स्थापना किसने की थी? तो दोस्तों प्रथम भारतीय किसान स्कूल की स्थापना 1936 ईस्वी में एनजी रंगा के द्वारा किया गया था। कब किया गया था? तो 1936 ईस्वी में एनजी रंगा के द्वारा किया गया था। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है, वेल्लोर का सिपाही विद्रोह किस वर्ष हुआ था? तो दोस्तों वेल्लोर का सिपाही विद्रोह यह 1806 ईस्वी में हुआ था, जो कि तमिल के वेल्लोर जिले में हुआ था और इसके नेतृत्व करता थे मुथु कुमारप्पा और अन्य भारतीय सिपाही। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 1806 में। अगला प्रश्न है, हंटर कमीशन की रिपोर्ट को किसने पन्ने दर पन्ने निर्लज्ज सरकारी लीपापोती की संज्ञा दी थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, महात्मा गांधी। दोस्तों महात्मा गांधी ने ही हंटर कमीशन की रिपोर्ट को पन्ने दर पन्ने निर्लज्ज सरकारी लीपापोती की संज्ञा दी थी। हंटर आयोग का गठन कब हुआ था? तो दोस्तों हंटर आयोग का गठन 14 अक्टूबर 1919 ईस्वी को हुआ था और इसका उद्देश्य क्या था इस आयोग को गठित करने का? तो इसका उद्देश्य था जालियांवाला बाग हत्याकांड की जांच करना। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है, शेरशाह ने अपने संपूर्ण साम्राज्य को कितने सरकारों में विभाजित किया था? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 47 भागों में शेरशाह ने अपने संपूर्ण साम्राज्य को विभाजित किया था। दोस्तों शेरशाह सूरवंश के शासक थे। अगला प्रश्न है, निम्न में कौन बिहार के प्रथम लोकायुक्त थे? तो दोस्तों बिहार के प्रथम लोकायुक्त वासुदेव सोहानी थे। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, वासुदेव सोहानी। अगला प्रश्न है, मुंडा जनजाति की खुटकुटी व्यवस्था को ब्रिटिश सरकार द्वारा कब मान्यता प्रदान की गई थी? ये खुटकुटी व्यवस्था क्या है, पहले हम लोग ये जान लेते हैं। तो खुटकुटी व्यवस्था ऐसी व्यवस्था थी जिसमें एक ही किल्ली यानी कि कुल के सभी परिवारों को जमीन का स्वामित्व मिलता था। तो ये होता था खुटकुटी व्यवस्था, जो कि मुंडा जनजाति की एक पहचान भी हुआ करती थी। तो ये ब्रिटिश सरकार द्वारा कब मान्यता प्रदान किया गया था? तो 1903 ईस्वी में किया गया था। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 1903। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित उच्चावच आकृति पर ध्यान दीजिए। पूछ रहा है कि उपयुक्त उच्चावच आकृति का पश्चिम से पूरब की ओर बढ़ते हुए सही क्रम में बताना है। यानी पश्चिम से पूरब की तरफ जाना है और बताना है कि इसका क्रम सही कौन सा होगा। महादेव पर्वत कहाँ स्थित है? दोस्तों महादेव पर्वत श्रृंखला यह जम्मू कश्मीर में स्थित है। कहाँ? जम्मू एंड कश्मीर में। उसके बाद है मैकाल पर्वत श्रृंखला, जो कि मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के पास स्थित है। उसके बाद है छोटा नागपुर का पठार, जो कि झारखंड में मौजूद है। उसके बाद आता है खासी की पहाड़ी, जो कि मेघालय में है। तो सबसे पूरब में कौन सा है? तो सबसे पूरब में मेघालय है, सबसे लास्ट में 4 होगा। और सबसे पश्चिम में कौन सा है? तो सबसे पश्चिम में महादेव की पहाड़ी है, यानी सबसे पहले 1 होगा। तो ये किस ऑप्शन में देखने को मिल रहा है? सबसे पहले 1 और सबसे लास्ट में 4। तो ये ए और डी दोनों में देखने को मिल रहा है। उसके बाद है उसके बाद जो महादेव पर्वत के बाद आता है वो आता है मैकाल पर्वत, यानी जो कि मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के बीच में है। यानी जम्मू कश्मीर के बाद आएगा मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़, फिर झारखंड की पहाड़ी यानी छोटा नागपुर की पठार। तो इसका जो सही क्रम हो जाएगा वो हो जाएगा 1, 2, 3 और 4, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है,
क्षोभ सीमा के संदर्भ में निम्नलिखित कथन में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। चलिए हम लोग देख लेते हैं क्षोभ सीमा के संबंध में कौन सा कथन गलत है। पहला है यह क्षोभ मंडल और ओजोन मंडल को अलग करती है, जो कि बिल्कुल गलत है। दोस्तों क्षोभ सीमा क्षोभ मंडल और समताप मंडल को अलग करती है, ना कि ओजोन मंडल को। ये गलत हो गया। दूसरा है यह तापमान लगभग स्थिर रखता है, तो ये बिल्कुल सही है। यहाँ का तापमान लगभग स्थिर रहता है। इसकी मोटाई लगभग 1 से 1.5 किलोमीटर तक पाई जाती है, ये भी सही है। तीसरा है इसकी निचली सीमा पर जेट हवाएं चलती हैं, तो ये भी सही है। गलत कौन सा है, तो ऑप्शन नंबर ए गलत है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए ही हो जाएगा, क्योंकि इसमें से कौन सा सत्य नहीं है ये पूछ रहा था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित द्वीपों को उसके क्षेत्रफल के अनुसार अवरोही क्रम में लगाएं, यानी कि घटते हुए क्रम में लगाना है। तो सबसे बड़ा क्षेत्रफल के हिसाब से कौन सा द्वीप है, तो सबसे बड़ा है ग्रीनलैंड। ग्रीनलैंड के बाद है न्यू गिनी, फिर है बोर्नियो और फिर है मेडागास्कर। तो इसका जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ग्रीनलैंड, न्यू गिनी, बोर्नियो और फिर मेडागास्कर। अगला प्रश्न है, यदि सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी 1/4 कम हो जाए तो सबसे अधिक संभावनाएं किस बात की होगी। तो दोस्तों जब सूरज और पृथ्वी के बीच की दूरी कम हो जाएगी, 1/4 घट जाएगी, तो पृथ्वी सूर्य के जो परिक्रमा है, सूर्य का जो परिक्रमा होगा वो बहुत जल्दी करने लगेगा। अभी जितना जैसे 365 दिन लग रहा है अभी परिक्रमा करने में, एक परिक्रमा को पूरा करने में, लेकिन उस समय अगर 1/4 कम हो जाएगा उसकी दूरी, तो वो जल्दी तय कर लेगा। इससे क्या होगा, तो इससे हमारे वर्ष की अवधि कम हो जाएगी। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, हमारे वर्ष की अवधि कम हो जाएगी। अगला प्रश्न है, 44वें संशोधन के पश्चात राष्ट्रपति को निम्नलिखित परिस्थितियों में राष्ट्रीय आपातकाल घोषित करने का अधिकार प्राप्त है। तो यह कब होता है, कब राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल घोषित कर सकते हैं। तो यह दोस्तों आर्टिकल नंबर 352 के तहत, कब, किस आर्टिकल के तहत, आर्टिकल नंबर 352 के तहत युद्ध, बाह्य आक्रमण या सशक्त विद्रोह से उत्पन्न परिस्थिति में राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर सकते हैं। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, इनमें से किसने कहा भारतीय न्यायपालिका विलासी मुकदमेबाजी से ग्रसित है। तो इसमें से किसने कहा कि भारतीय न्यायपालिका विलासी मुकदमे से ग्रसित है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एन.वी. रमना। एन.वी. रमना ने कहा था भारतीय न्यायपालिका विलासी मुकदमेबाजी से ग्रसित है, जो कि पूर्व न्यायाधीश और पत्रकार भी रह चुके हैं। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, एन.वी. रमना। अगला प्रश्न है, पाकिस्तान एंड द पार्टीशन ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है। तो दोस्तों पाकिस्तान एंड द पार्टीशन ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हैं। कौन है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम के तहत लॉर्ड कॉर्नवालिस को अपने काउंसिल के फैसलों को रद्द करने का अधिकार मिला। तो यह मिला था 1786 का एक्ट के तहत। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सर्वोच्च न्यायालय ने निजता के अधिकारों को अनुच्छेद 21 में वर्णित जीवन के अधिकार यानी कि मौलिक अधिकार का भाग माना है। इस मुद्दे पर निर्णय देने वाले संवैधानिक पीठ के अध्यक्ष कौन थे। तो यह संवैधानिक पीठ के अध्यक्ष जे.एस. खेहर थे। कौन थे, जे.एस. खेहर। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जिन्होंने जीवन के अधिकार यानी को मौलिक अधिकार का भाग माना। अगला प्रश्न है, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या की वृद्धि करने की शक्ति किसके पास है। तो दोस्तों सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की संख्या की वृद्धि करने की शक्ति या फिर उसमें संशोधन कर कुछ बदलाव करने की शक्ति, यह सभी संसद के पास मौजूद है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, संसद। अगला प्रश्न है, निम्न में कौन हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक नहीं है। तो इसमें से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक के अंतर्गत नहीं आता है। तो वो है विलापना। कौन सा है, विलापना, जो कि एक कर्नाटक शास्त्रीय संगीत के अंतर्गत आता है, जिसे मनोधर्मम या फिर सुधार का एक रूप माना जाता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, अलापना। अगला प्रश्न है, माथुरी लोक नृत्य किस राज्य में प्रचलित है। तो दोस्तों माथुरी
लोक नृत्य यह तेलंगाना में प्रचलित है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, तेलंगाना। अगला प्रश्न है, भारत में नैनो मिशन की शुरुआत कब की गई? तो दोस्तों भारत में नैनो मिशन की शुरुआत मई 2007 से की गई थी। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, मई 2007। अगला प्रश्न है, हेमकुंड साहिब गुरुद्वारा किस राज्य में स्थित है? तो दोस्तों हेमकुंड साहिब गुरुद्वारा यह उत्तराखंड के चमोली जिले में स्थित है। कहाँ पे स्थित है? तो उत्तराखंड के चमोली जिले में। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, उत्तराखंड। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस 16 मई को मनाया जाता है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 16 मई को। दोस्तों इसी दिन इंजीनियर थियोडोर मैनन ने अपना पहला सफल संचालन किया था। उन्हीं के याद में 16 मई को अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में वर्कबुक निम्न में से किसका एक संग्रह होता है? तो वर्कबुक जो है यह वर्कशीट का एक संग्रह होता है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, वर्कशीट। अगला प्रश्न है, सार्वजनिक ऋण पर प्राप्त ब्याज किसका भाग है? तो दोस्तों सार्वजनिक ऋण पर प्राप्त ब्याज यह सरकार द्वारा अंतरहरण यानी कि हस्तांतरण भुगतान का एक हिस्सा है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, भारत सरकार का अंतरहरण भुगतान। अगला प्रश्न है, मांग का 1 रुपया कम करने वाला प्रस्ताव क्या कहलाता है? तो दोस्तों मांग का 1 रुपया कम करने वाला प्रस्ताव प्रतीक कटौती कहलाता है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, प्रतीक कटौती। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा चट्टान में यांत्रिक अपक्षय का परिमाण नहीं है? तो आंतरिक अपक्षय का परिमाण इसमें से कौन सा नहीं है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, चट्टानों का महीन कणों में विखंडन होकर नीचे गिरना। ये यांत्रिक अपक्षय का परिणाम नहीं है। यांत्रिक अपक्षय से क्या होता है? तो चट्टानों का छोटे महीन कणों का तथा बजरी के रूप में विखंडन होना, चट्टानों का की जो परत है उसका उखड़ जाना, या फिर चट्टानों का बड़े बड़े टुकड़ों में होकर नीचे गिरना। लेकिन महीन कणों के रूप में विखंडित होना यह आंतरिक अपक्षय का परिणाम नहीं होता है। इसीलिए इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न और आज के सेशन का लास्ट प्रश्न है। वीडियो कैसी लगी जरूर बताइएगा। अगर अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों से शेयर कीजिएगा, लाइक करके जाइएगा। प्रश्न है, भारत में ई अपशिष्ट प्रबंधक के लिए कानून कब से लागू है? तो दोस्तों ई अपशिष्ट प्रबंधक के रूप में कानून 2011 से लागू है, यानी कि प्रबंधन और हैंडलिंग का जो कानून है वो 2011 से ही लागू है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 2011। हमारा आज का सेशन यहीं तक था। वीडियो कैसी लगी जरूर बताइएगा। अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, दोस्तों से शेयर कीजिएगा। हमारे चैनल पे बने रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट सेट में। जय हिंद।